Okay, now we are going to start with lesson number 14, SEBI Ombudsman Regulation 2003. इस चैप्टर के नाम से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आई गेस ऑम्बड्समैन शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना है कभी ऑम्बड्समैन? ओके, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? देखिए, ऑम्बड्समैन वो पर्सन होता है जो सबकी शिकायतें सुनता है या ग्रेवियांसेस सुनता है। ग्रेवियांस शब्द सुना है हम लोगों ने, ठीक है। रिलीफ जब चाहिए होता है या किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी शिकायतों को सुनने का काम करता है ऑम्बड्समैन। देखिए, सिक्योरिटीज मार्केट का एक ट्रेंड क्या रहा है, पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है हमारा पैसा डूब जाएगा, कंपनी हमारा पैसा लेके भाग ना जाए, कंपनी हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर दे। इतने सारे डिस्प्यूट्स और इतने सारी कंफ्यूजन्स की वजह से लोग शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते थे। लेकिन आज का ट्रेंड अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर इंसान ने किसी ना किसी फॉर्म में पैसा जरूर लगाया है। कुछ लोग कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में पैसा लगाते हैं। तो अब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया है, क्योंकि अब शेयर मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए कौन सी बॉडी बनी हुई है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। सबसे पहला काम, सेबी का सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी ना हो। आज की तारीख में देखिए, हम लोग ये देखते हैं, किसी भी कंपनी ने कोई धोखाधड़ी करी, किसी भी कंपनी ने कोई गलत काम किया, उसके खिलाफ एक्शन कौन लेता है बताइए? सेबी। कितनी बार हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं कि इस कंपनी के खिलाफ सेबी ने नोटिस जारी करी, इस कंपनी के खिलाफ सेबी ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया, क्रिमिनल चार्जेस लगाए। यानी कि किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत ना हो, ये देखने का काम किसका है? सेबी का। ये चैप्टर, ये रेगुलेशन भी इसीलिए बनाए गए हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में इस चैप्टर को। ओके, अब इस रेगुलेशन का नाम, पहले इस रेगुलेशन का नाम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ही हुआ करता था, लेकिन अब ऑम्बड्समैन रेगुलेशन के नाम से ये रेगुलेशंस हैं। ऑम्बड्समैन वो पर्सन है जो अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स की शिकायतें सुनता है। व्हाट डू वी मीन बाय अग्रीव्ड इन्वेस्टर? अग्रीव्ड मतलब पीड़ित, जो परेशान है, जिनके साथ गलत हुआ है। अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स को अगर शिकायतें होती हैं तो वो किसके पास जाते हैं? ऑम्बड्समैन के पास, ठीक है। ऑम्बड्समैन कौन है? ऑम्बड्समैन एक पर्सन है जिसको सेबी ने अपॉइंट किया है शिकायतों को सुनने के लिए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आपको ऑम्बड्समैन का मतलब बताया है। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग पोर्शंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पोर्शन में हम लोग ऑम्बड्समैन नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले पोर्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेबी कैसे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है, ठीक है। तो देखिए, इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जहां चैप्टर का नाम लिखा है ना, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। बेसिकली ये चैप्टर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। देखिए, द सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। द मोर एफिशिएंट इज द सिक्योरिटीज मार्केट, द ग्रेटर इज द प्रमोशन इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी सिक्योरिटीज मार्केट जितनी ग्रो होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। आप सोच के देखिए, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में यानी कंपनीज में लगाएंगे, तो वो पैसा कंपनीज को मिलेगा और कंपनीज उस पैसे को बेटर यूटिलाइज कर सकती हैं, अल्टीमेटली इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू इंश्योर दैट सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशंस आर मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ। आज हम लोग को पता है कि अगर हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो कंपनी भाग जाती है, तो हमको ये पता है कि भाई सेबी उसके खिलाफ एक्शन ले लेगा। सेबी ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए हमें भरोसा है कि अगर हम सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। इससे हम लोग इनकरेज हो रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगा सके। अब इसी में ही देखो, थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, द रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज मार्केट इज नेसेसरी टू मेक मार्केट मोर एफिशिएंट बाय मींस ऑफ कन्वर्टिंग सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग भी कहते हैं। सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट का सिस्टम समझिए।
लोगों के पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं, हम लोगों के पास छोटी छोटी सेविंग्स हैं, और हम लोगों ने अपनी इन सेविंग्स को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? शेयर मार्केट में। और अब वो बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पैसे को यूटिलाइज करके फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इस तरह से सिक्योरिटीज मार्केट और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को मिला के मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, तो हमारे पास क्या प्रोटेक्शन है? आज हमारे पास प्रोटेक्शन अवेलेबल है। कौन है प्रोटेक्टर की तरह? सेबी। ओके, तो चलिए अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट है, इन्वेस्टर ग्रेवियांसेस। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ग्रेवियांस का मतलब क्या हुआ? शिकायतें। देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन an investor has a complaint against a listed company or an intermediary. Who is an intermediary? इंटरमीडियरी कौन हुआ? ब्रोकर्स। ठीक है, आपको ये भी पता होगा जब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, पूरे शेयर मार्केट में, पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए हमें किसी ब्रोकर से शिकायत है या हमको किसी कंपनी से शिकायत है, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कंपनी ने अपना पब्लिक इशू निकाला, हमने उस कंपनी को पैसा दे दिया, एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने हमको अलॉटमेंट भी कर दिया, लेकिन मेरा शेयर सर्टिफिकेट आज तक नहीं आया है। बताइए, हम एक अग्रीव्ड इन्वेस्टर हुए कि नहीं हुए? हमने जब पैसा दे दिया, हमको शेयर अलॉटमेंट हो गया, तो हमको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। या तो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में मिल जाए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमको शेयर मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? डीमैट अकाउंट में। सुना है सबने? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएं। तो भाई हमने कंपनी का आईपीओ निकला था, हमने कंपनी को पैसा भिजवा दिया, कंपनी ने हमको अलॉटमेंट का लेटर भी भेज दिया कि आपको 10 शेयर अलॉट किए गए हैं लेकिन आज तक हमको कंपनी का एक भी शेयर सर्टिफिकेट या हमारे डीमैट अकाउंट में एक भी शेयर नहीं आया। अब हम अग्रीव्ड इन्वेस्टर हैं, अब हमारे पास शिकायत है। सबसे पहले तो हम उस कंपनी के पास ही जाएंगे अपनी शिकायत लेके। ठीक है, हम उस कंपनी के पास गए और हमने कंपनी से कहा कि भैया हमने एप्लीकेशन दी थी, आपने हमको शेयर अलॉट भी किया, लेकिन आपने आज तक हमको शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा। अगर कंपनी ने मेरी बात मान ली और हमको शेयर सर्टिफिकेट दे दिया तो मेरी कंप्लेन रिजॉल्व। लेकिन अगर हमने कंपनी से कहा और कंपनी ने मेरी इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, कंपनी कह रही नहीं हमको कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं देना, या कंपनी कह रही हम शेयर सर्टिफिकेट दे चुके हैं, क्या मेरी कंप्लेन सॉल्व हुई? नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? सेबी के पास। दिस इज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगर हमें किसी ब्रोकर से, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी ब्रोकर से कहा कि भाई इतने इतने शेयर हमारे लिए खरीद दीजिए, ब्रोकर ने हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करी, सबसे पहले तो हम उस ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर से कहेंगे भैया आपने हमारे साथ ये काम गलत किया है, प्लीज हमारी कंप्लेन सुन लीजिए। अगर वो हमारी कंप्लेन सुन लेता है बहुत अच्छी बात है, और अगर वो मेरी कंप्लेन नहीं सुनेगा तो हम अग्रीव्ड इन्वेस्टर, अब मेरे पास एक ही उपाय है, हम किसके पास जाएंगे? सेबी के पास। तो सेबी एक प्रोटेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए लिखा है, देयर विल बी ओकेजन्स व्हेन एन इन्वेस्टर हैज अ कंप्लेन अगेंस्ट अ लिस्टेड कंपनी। इन्वेस्टर को कंप्लेन है या तो लिस्टेड कंपनी से या इंटरमीडियरी से, हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी। In the event of such complaint, the investor should first approach the concerned company or intermediary. बताइए ये लाइन समझ में आई कि नहीं? कह रहे हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो जो अग्रीव्ड इन्वेस्टर है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? उस कंपनी के पास या उस इंटरमीडियरी के पास जिसने गलत किया है, against whom there is a complaint. Sometimes the response received may not be satisfactory. कई बार ऐसा होता है कि हमने जिससे शिकायत करी उसने हमको सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया। Therefore, investors should know as to which authority they should approach to get their complaint redressed. कि उनको कौन सी अथॉरिटी के पास जाना चाहिए जहां उनकी कंप्लेन रिड्रेस हो जाए। कौन सी अथॉरिटी के पास जाना चाहिए? सेबी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में भी देखिए लिखा है, वेरियस लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन हैव बीन फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। कह रहे हैं बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं और उन बहुत सारे लॉ में एक ये रेगुलेशन है जिसको हम लोग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी कहते हैं, लेकिन सेबी ने इसको क्या नाम दिया है? सेबी
ऑम्बड्समैन रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, स्कोर्स। पहला टॉपिक है ये इस चैप्टर का, स्कोर। ये टॉपिक इंस्टीट्यूट का पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में स्कोर्स का एक क्वेश्चन जरूर रहता है, बट इस बार के पेपर में शायद ये नहीं था, मुझे दिखा तो नहीं, एक बार में पेपर देखा था तो ये नहीं था, 99% ये नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? चलो, पहली बार जिंदगी में कोई पॉजिटिव बात बोली आपने कि हमारे में आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और जब से ये लॉन्च हुआ है इंस्टीट्यूट बार बार यही क्वेश्चन पूछता रहता है। स्कोर्स क्या है, टेल यू। देखिए, एक सिस्टम अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, किसी कंपनी ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, हम उस कंपनी के पास गए, हमने कंपनी से कहा भैया आपने हमारे साथ गलत किया, आप हमारी कंप्लेन को रिजॉल्व करिए। कंपनी ने हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है, और हम कहाँ जाएंगे फिर? सेबी के पास। जैसे ही हमने ये कहा कि हम सेबी के पास जाएंगे, तो सेबी का मतलब क्या हुआ? सेबी इज ऑल्सो अ डिपार्टमेंट, एक तरह का डिपार्टमेंट ही है। फिर वही बात हुई, अब हम सेबी के पास जाएंगे, किसके पास कंप्लेन फाइल करनी है, कितने दिन में कंप्लेन हमारी जाएगी, कौन सा पर्सन है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं आप देखते हैं आज हमने कंप्लेन फाइल करी है, अब फाइल पहुंच रही है, अब फाइल जा रही है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए सेबी ने कहा कि हम एक 24/7 का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्रिएट कर दे रहे हैं। 24/7 समझ गए? एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट क्रिएट कर दी, और उन्होंने ये कहा कि अब जिसको भी हमारे पास यानी सेबी के पास कंप्लेन फाइल करनी है, उसको हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंप्लेन हमारे इस पोर्टल पे डाल दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना स्कोर्स का सिस्टम। तो उन्होंने एक वेबसाइट बना ली, ओके, उस वेबसाइट पे उन्होंने कहा जिसको भी कंप्लेन है आप अपनी कंप्लेन सबमिट करिए, सेबी क्या करेगा, उस कंप्लेन को कंसर्न्ड डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा, मतलब जिस कंपनी की कंप्लेन थी उस तक पहुंचाएगा। ठीक है, अब फिर से कंपनी के पास वो कंप्लेन पहुंची, अब कंपनी को इसका जवाब देना होगा। सेबी ये देखेगा कि कंपनी इसका क्या जवाब दे रही, अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल जाता है तो अच्छी बात है, सेबी वो रिप्लाई उस कंप्लेनेंट को दे देगी, और अगर कंपनी ने अभी भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया तो ये इंफॉर्मेशन भी इन्वेस्टर को बता दी जाएगी कि भैया हमने भी कंपनी से पूछने की कोशिश करी लेकिन कंपनी आपकी बात नहीं मान रही है, अब आपके पास जो अदर रेमेडीज हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा अगर कंपनी हमारी कंप्लेन नहीं सुनी कि हम सेबी के पास जाएंगे, तो सेबी के पास जाने से बेटर उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अब कोई भी कहीं से भी कभी भी सेबी में अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। सेबी, बहुत ध्यान से सुनना जो हम अगली लाइन बोल रहे हैं, सेबी डिस्प्यूट सॉल्व करने या स्कोर्स डिस्प्यूट सॉल्व करने की बॉडी नहीं है। स्कोर्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेन फाइल करिए, वो कंप्लेन कंपनी तक जाएगी, कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। जब आप डायरेक्ट कंपनी के पास गए थे तो शायद कंपनी ने आपको जवाब ही नहीं दिया था। सेबी का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने इनको कंप्लेन भेजी, इन्होंने वो कंप्लेन कंपनी को भेजी, कंपनी से जवाब मांगा जाएगा, या तो कंपनी अपनी गलती एक्सेप्ट करेगी या तो नहीं करेगी। अगर कंपनी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो वो चीज इन्वेस्टर को बता दी जाएगी और कंप्लेन रिजॉल्व, और अगर कंपनी ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी तो सेबी ये इंफॉर्मेशन उस इन्वेस्टर को दे देगा कि भाई कंपनी अपनी गलती नहीं मान रही है, अब आपके पास जो जो रेमेडीज हैं जिस एक्ट के अंडर आप वो अंडरटेक कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं आपको यूज कर सकते हैं। सेबी इज नॉट ए डिस्प्यूट सेटलमेंट, सेबी डिस्प्यूट नहीं सेटल कर रहा है, ये स्कोर्स का प्लेटफॉर्म सिर्फ क्या कर रहा है, स्कोर्स का प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कंप्लेंट्स को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है, दैट्स इट। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो, स्कोर्स इज एक्चुअली अ सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, कंप्लेन रिड्रेस होने का मतलब क्या हुआ, कंप्लेन सॉल्व करने का एक सिस्टम है। ठीक है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे लोगों की कंप्लेन सॉल्व होगी। स्कोर समझ में आ गया क्या है? तो वो सेबी के ऑफिस जाने वाला जो काम था वो खत्म हो गया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी कंप्लेन फाइल करिए, आपकी वो कंप्लेन उस कंपनी तक पहुंचाई जाएगी, कंपनी से पूछा जाएगा कि आपने इस कंप्लेन का क्या एक्शन लिया। ठीक है, उसका आप कंपनी रिप्लाई करेगी और सेबी वो रिप्लाई इन्वेस्टर को फॉरवर्ड कर देगा। समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म? चलिए देखिए,
Scores is an online platform designed to help the investors to lodge their complaint pertaining to securities market online with SEBI against listed company and SEBI registered intermediary. तो अगर हमको लिस्टेड कंपनी से कोई शिकायत है या हमको रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी से, ब्रोकर से कोई शिकायत है, तो हम अपनी शिकायत सेबी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं. ओके, ऑल द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय सेबी अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनी और द सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज आर डेल्ट थ्रू स्कोर्स. वो सब स्कोर्स के थ्रू ट्रांसफर की जाएंगी. अब देखो स्कोर्स है क्या. सेबी लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम. सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब बताओ क्या हुआ. सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या हुआ. सेंट्रलाइज मींस ये एक सिस्टम है सबके लिए, पूरी कंट्री के लिए. जहां से किसी की कोई भी कंप्लेन आएगी वो इसी सेबी के सिस्टम पे लॉन्च होगी. ठीक है, और फिर यहां से उस कंसर्न्ड कंपनी तक जाएगी. तो ये एक सेंट्रलाइज्ड है. वेब बेस्ड का मतलब क्या हुआ. इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जो कि जून 2011 में लॉन्च हुआ था. द पर्पस ऑफ स्कोर्स इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अग्रीव्ड इन्वेस्टर्स whose grievances pertaining to securities market remain unresolved by the concerned listed company or registered intermediary after a direct approach. बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ. यहां से बताइएगा. कह रहे हैं द पर्पस ऑफ स्कोर इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अग्रीव्ड इन्वेस्टर. अब ध्यान से सुनिएगा लाइन को. whose grievance pertaining to securities market remain unresolved. कह रहे हैं उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेन अनरिजॉल्व थी कब. जब वो डायरेक्टली कंपनी के पास गया था. ओके, तो वो डायरेक्टली हो सकता है जब वो डायरेक्टली कंपनी के पास गया हो तो कंपनी ने उसकी बात सुनी तक ना हो, लेकिन स्कोर्स के थ्रू एटलीस्ट कंपनी को उसकी बात सुननी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा. ओके, स्कोर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ओवरसीन बाय सेबी थ्रू विच investor can approach the concerned listed company or intermediary in an endeavor towards speedy redressal of grievances of investors in the securities market. कह रहे ये एक स्पीडी सिस्टम भी है. अब जैसे आपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने कोई कंप्लेंट डाली तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को जब मन चाहेगा वो रिप्लाई करेगी. इसका एक टाइम शेड्यूल है कि इतने दिन के अंदर कंपनी को रिप्लाई देना ही पड़ेगा. तो बताइए अगर इसका एक टाइम शेड्यूल है कि इतने टाइम के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा तो ये स्पीडी रिड्रेसल हुआ कि नहीं हुआ. यस, कंपनी में हम डायरेक्ट कंप्लेन करते, वो पता नहीं कितने दिन बाद कंपनी रिप्लाई करती. स्कोर सिस्टम के थ्रू एक टाइमलाइन दी गई है कि आज अगर आपने कंप्लेन करी है तो इतने दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा. ओके, इट वुड हाउएवर बी एडवाइजेबल दैट इन्वेस्टर्स में इनिशियली. अब बताओ ये लाइन क्या लिखी है. कह रहे इट वुड हाउएवर बी एडवाइजेबल दैट इन्वेस्टर्स में इनिशियली टेक अप देयर ग्रीवियंस फॉर रिड्रेसल with the concerned listed company or intermediary who are required to have designated person for handling issues or relating to complaint of the investor grievance. Suggested क्या है, पहले कंपनी जाए फिर स्कोर्स प्लेटफॉर्म में कंप्लेन लॉन्च करें या डायरेक्टली स्कोर्स चले जाएं. पहले कंपनी जाए. ऐसा भी तो हो सकता है हम कंपनी में गए, कंपनी ने अपनी गलती तुरंत मान ली, हाँ हमसे गलती से ऐसा हो गया, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं. ऐसा अगर होता है तो फिर स्कोर्स का कोई यूज ही नहीं है. तो ये कह रहे हैं पहला एडवाइजेबल तरीका ये है कि आप पहले कंपनी में डायरेक्टली अप्रोच करें. अगर डायरेक्ट अप्रोच करने में भी कंपनी आपकी कोई मदद नहीं कर रही है तो फिर आप वो कंप्लेन स्कोर्स में डालें. एक और फायदा समझिए इससे क्या होता है. आप सोच के देखिए, सेबी के पास एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम है. आपको नहीं लगता सेबी को इससे ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी की सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है. जब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जिस इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है वो सेबी के उस पोर्टल में डाल रहा है, सेबी उस कंप्लेन को कंपनी को भेज रही है, कंपनी रिप्लाई भेज रही है, तो सेबी को ये भी पता चलता रहता है कि अच्छा इस कंपनी की सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं. अब जब सेबी को पता चल गया कि भैया इस कंपनी की सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है, अब सेबी उस कंपनी पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा. ओके, दिस इज बिकॉज देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस. ओके, SEBI has issued various circular directions from time to time with respect to scores. Complaint, ये 3 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए.
देखिए लिखा है कंप्लेन अराइजिंग आउट ऑफ या इश्यूज दैट आर कवर्ड अंडर, ये कुछ एक्ट हैं, जैसे सेबी एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर एंड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट कम अंडर द परव्यू ऑफ सेबी। कह रहे कौन कौन सी कंप्लेन है जो हम स्कोर्स में डाल सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी कंप्लेन है जो हम स्कोर्स में डाल सकते हैं, वो सारी कंप्लेन जो इन एक्ट में कवर्ड हो रही है। मार्क कर लीजिए, सबसे पहला है सेबी एक्ट, दूसरा है एससीआरए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तीसरा है डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरी कौन होता है? हु इज अ डिपॉजिटरी? जिसके पास शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, वो होता है डिपॉजिटरी। और चौथा है कंपनीज एक्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक लैंडलॉर्ड था, ठीक है, लैंडलॉर्ड अपने किराएदार से रेंट मांग रहा था, लेकिन किराएदार बहुत महीनों से रेंट नहीं दे रहा था, ठीक है। चांस की बात है उस लैंडलॉर्ड ने उसी दिन स्कोर्स के बारे में सुना, तो उसने सेबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंप्लेंट डाली कि हम किराएदार से रेंट मांगते रहते, रेंट नहीं दे रहा है, काइंडली आप हमारा किराया वसूल करके दिलवा दीजिए। कर सकते हैं, क्यों? वो कह रहे कंप्लेन रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है, हमारी कंप्लेन है। एक ने तो स्कोर्स में ये भी डाल दिया कि सुबह से पानी नहीं आया है आज। कर सकते हैं। सिर्फ इन 4 एक्ट के अंडर जो भी कंप्लेन्स हैं वो स्कोर्स में जा सकती है, ठीक है। अच्छा क्या कोई ऐसी कंप्लेन कर सकता है, एनी कंप्लेन विच इज अंडर इंडियन पीनल कोड? हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये 4 एक्ट हैं, ठीक है। किसी अ पर्सन वाज हैविंग अ कंप्लेन अंडर आईपीसी, ही फाइल्ड अ कंप्लेन अंडर स्कोर्स, इज द कंप्लेन जस्टिफाइड? नो। सिर्फ ये 4 एक्ट हैं जिनकी कंप्लेन हम स्कोर्स में कर सकते हैं। ये कौन से एक्ट हैं? सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरीज एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। और आपको जान के खुशी होगी कि कंपनीज एक्ट तो आप पढ़ चुके हैं, बाकी 3 आपके कोर्स में है, इसी सब्जेक्ट में है। सेबी एक्ट पूरा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पूरा है, और डिपॉजिटरी एक्ट भी पूरा है, इसी सब्जेक्ट में है ये चैप्टर्स, ठीक है। तो इन चारों की जो भी कंप्लेन होगी वो स्कोर्स के थ्रू फाइल की जा सकती है। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? सबको ये समझ में आया स्कोर्स है क्या? पक्का? अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ स्कोर। चलिए देखते हैं स्कोर्स के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर इन्वेस्टर कंप्लेंट, बताइए यस और नो? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके अलग अलग ब्रांचेस नहीं है। वैसे भी कोई चीज अगर ऑनलाइन है तो वो सेंट्रलाइज्ड ही होगी, ओके। सेकेंड, ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड लिस्टेड कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। बताओ क्या मतलब हुआ इसका? ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेंट मतलब ऑनलाइन मूवमेंट ऑफ कंप्लेन, आपने कंप्लेन कहां फाइल करी और वो कंप्लेन कहां से कहां जा रही है? आपने कंप्लेन कहां फाइल करी? स्कोर्स में, और स्कोर्स ने वो कंप्लेन ऑनलाइन कहां भेजी? उस कंसर्न्ड कंपनी को या उस इंटरमीडियरी को जिसके लिए कंप्लेन की गई है। तो ऑनलाइन मूवमेंट हो गया, ओके। एनी कंफ्यूजन इन द सेकेंड पॉइंट? अच्छा थर्ड बताओ क्या है? ऑनलाइन अपलोड ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय द कंसर्न्ड कंपनी। एक्शन टेकन रिपोर्ट, बताइए जैसे ही कंप्लेन मिली कौन एक्शन लेगा? वो कंपनी जिसकी शिकायत की गई है या जिस इंटरमीडियरी की शिकायत की गई है, जैसे ही उसको कंप्लेन मिली उस कंपनी को जवाब देना है, ठीक है। ये जो कंपनी रिप्लाई देगी ना उसको कहा जाता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर, कि व्हाट एक्शन आई हैव टेकन अगेंस्ट द कंप्लेंट फाइल्ड बाय यू। और ये एक्शन टेकन रिपोर्ट कंपनी किसको देगी? स्कोर्स को, और स्कोर्स किसको देगा? इन्वेस्टर को। तो आप देखिए कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा बन रहा है, स्कोर्स जो है वो सेंटर में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये इन्वेस्टर है, एक ये इन्वेस्टर है, और ये एक स्कोर्स का प्लेटफॉर्म है। जो भी कंप्लेन होगी ये इन्वेस्टर स्कोर्स में देंगे, स्कोर्स देखेगा किस कंपनी की कंप्लेन है और उस कंपनी को फॉरवर्ड कर देगा। फिर उस कंपनी ने उस कंप्लेन की एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी स्कोर्स को, और स्कोर वो एटीआर भेज देगा इन्वेस्टर। एक्शन टेकन रिपोर्ट मींस कि जो कंप्लेन फाइल करी गई थी उसका क्या रिप्लाई है आपके पास, ओके।
तो देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन अपलोड ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय कंसर्न लिस्टेड कंपनी और सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। फोर्थ, ऑनलाइन व्यूइंग बाय इन्वेस्टर ऑफ एक्शन टेकन ऑन द कंप्लेन एंड इट्स करंट स्टेटस। मतलब इन्वेस्टर्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमने जो कंप्लेन फाइल करी थी उसका क्या स्टेटस है, ठीक है, वो कंप्लेन रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। जैसे आपको पता होगा आपके आईसीएसआई में भी एक कंप्लेन रिड्रेसल फोरम है, पता है आपको? आप उसमें ये कंप्लेन नहीं डाल सकते हैं कि पेपर क्यों टफ बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है, इजी पेपर बनानी चाहिए। तो जो भी कंप्लेन्स है, जैसे आपको बुक्स नहीं मिली हैं या किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन है, तो आप उनके कंप्लेन फोरम में अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर आप व्यू कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेन रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो दिस इज अ सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग इन योर आईसीएसआई एज वेल। ओके, तो यहाँ पर भी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेन रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। अगला वाला पॉइंट समझ आ जाएगा आपको, देखो फिफ्थ, ठीक है, कह रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 24/7। Complaints and reminders thereon can be lodged online at the above website at any time from anywhere। कह रहे ऑनलाइन है तो कोई भी कभी भी कहीं से भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। जैसे ही हम कंप्लेन फाइल करते हैं, अगर आईसीएसआई में किसी ने कंप्लेन डाली हो या कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने कंप्लेन डाली हो ऑनलाइन, तो आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आप कंप्लेन फाइल करते हो आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाता है। कई बार आप ये एसी वेसी की कंपनी में भी कंप्लेन डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, तो जैसे ही आप कंप्लेन फाइल करते हो वैसे ही आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि ये आपका कंप्लेन नंबर है और इस कंप्लेन नंबर से आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस पता कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ही आप स्कोर्स पे अपनी कंप्लेन फाइल करेंगे, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली आपको एक नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर, और उस रेफरेंस नंबर को यूज करके हम अपनी कंप्लेन का स्टेटस पता कर सकते हैं। ओके, an email is generated instantaneously acknowledging the receipt of complaint and allotting a unique complaint registration number, and the complaint forwarded online to the entity concerned for its redressal। और फिर वो कंप्लेन ऑनलाइन उस कंपनी को पहुंचा दी जाती है जिस कंपनी से कंप्लेन की गई है। एनी कंफ्यूजन? पूरा पोर्टल समझ में आ गया स्कोर्स का? पक्का? यस और नो? बैठे हैं सब लोग कि चले गए? पक्का? आते ही नींद आने लग जाती है ना, बस जब आए हैं तब नहीं आई, आते जैसा हमारे लेक्चर शुरू हुआ 5-10 मिनट, लोरी तो नहीं गा रहे हम, बस 5-10 मिनट हुए कि नहीं आप वही सपनों की दुनिया में धीरे 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 पहुंच गए। अब जग गए सब, है ना? जगे रहिएगा। अगली पैराग्राफ में जरा पढ़ के बताइए कितने दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है कंपनी को। अब आपने देखा कि पूरे उसमें कोई एक नंबर लिखा होगा जो आपको तुरंत मिल गया 15। With a view to make complaint redressal mechanism through SCORE more efficient, all the stockbroker depository participants are directed to address or redress the complaint within a period of 15 days from the receipt of complaint। जिस दिन कंप्लेन मिली है वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिड्रेसल करना है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कंप्लेन करी, अब कंपनी ये कह रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन कंप्लेन मिली कंपनी को कितने दिन के अंदर जवाब देना है? 15 डेज। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी को कंप्लेन मिली तो कंपनी कह रही है हमको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी चाहिए, ठीक है, तो कंपनी इन्वेस्टर से एडिशनल डिटेल्स मांगेगी, ठीक है, कितने दिन के अंदर? देखिए 7 डेज। ओके, अब बताइए कंपनी या डिपॉजिटरी के लिए रिप्लाई देने का समय कितना होगा? मेरा क्वेश्चन समझिएगा, सबको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। हम आपसे ये कह रहे हैं, आपने जिस दिन कंप्लेन फाइल करी, ठीक है, हम वो कंपनी है जिसकी कंप्लेन करी, हमें कंप्लेन मिली, जिस दिन हमें कंप्लेन मिली यहां से 15 दिन के अंदर हमको रिप्लाई करना था। लेकिन जब आपने हमको कंप्लेन करी, हमने कहा हम अभी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले हमें आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने हमको वो इंफॉर्मेशन दे दी 7 दिन के अंदर। अब बताइए 15 दिन मेरे कहां से काउंट होंगे? वो 7 दिन के बाद, यानी जब हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से 15 दिन काउंट होंगे। ओके, तो देखिए लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंप्लेंट, यहां लिख लो कंप्लेनेंट, ये जो लिखा है ना फ्रॉम कंप्लेंट, कंप्लेंट की जगह लिखिए कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन हुआ? जो कंप्लेन कर रहा है। तो ये कह रहे हैं इन केस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंप्लेनेंट
द सेम शैल बी सॉट विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिट ऑफ कंप्लेन। इन सच केस, बताओ ये क्या लिखा है, इन सच केस पीरियड ऑफ 15 days शैल रन फ्रॉम रिसिट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब जिस दिन वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से 15 दिन काउंट किए जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? अब देखिए उन्होंने पूरी वो वेबसाइट ऐसी बना के दी है। अब आप सोच रहे हैं हमारी बुक में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैम की बुक में कलर्ड दिया है ना, बढ़िया है, हमारी किताब अच्छी है। तो देखिए इन्होंने ये वेबसाइट है स्कोर्स की, अगर आप जाना चाहें तो स्कोर्स की वेबसाइट पे लॉगिन करिएगा, ठीक है। स्कोर्स आप गूगल पे डालोगे सीधे सेबी की वेबसाइट होगी, तो एक बार आप जाके जरा ट्राई करके देखिएगा क्या है, कैसी वेबसाइट है। तो ये पूरी वेबसाइट होती है, इसमें अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे कंप्लेन फाइल की जाती है। ओके, देखिए द एंटिटी कंसर्न, वही पॉइंट्स हैं, एंटिटी कंसर्न अपलोड्स द एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन रिपोर्ट कौन अपलोड करता है? वो कंपनी जिसकी कंप्लेन की गई है। सेबी पेरूसेस द एटीआर, सेबी उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को देखता है एंड क्लोजेस द कंप्लेन इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट द कंप्लेन हैज बीन रिड्रेस्ड। क्या हुआ आपको समझ में आया? जो कंपनी थी उसने एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजा, अगर सेबी को लगता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो कंप्लेन सॉल्व हो गई है तो सेबी अपनी तरफ से उस कंप्लेन को क्लोज कर देगा। The concerned investor can view the status of complaint online from the above website by logging in the unique complaint registration number। ये कब मिला था? unique complaint registration number मिला था कब? जैसे ही हम लॉग इन करेंगे, जैसे ही हम अपनी कंप्लेन सबमिट करेंगे, हमको एक यूनिक कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। द एंटिटी कंसर्न्ड एंड द कंसर्न्ड इन्वेस्टर कैन सीक एंड प्रोवाइड clarification on his complaint online to each other। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है एवरी कंप्लेन हैज अ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल समझे? अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कह रहे हैं हर कंप्लेन का एक सीक्वेंस होगा कि भाई पहले हमने स्कोर्स में डाली, स्कोर्स ने उस कंपनी को भेजी, कंपनी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजी, एक्शन टेकन रिपोर्ट से सेबी सेटिस्फाइड हुआ, फिर वो हमारे पास आई। तो हर कंप्लेन का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि वो कंप्लेन कैसे कैसे कंपनी पे गई और कैसे कैसे उसका रिप्लाई आया। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहा जाता है ऑडिट ट्रेल, ठीक है। और ये पॉइंट तो हम लोगों ने देखा ही था कि ये जितनी भी कंप्लेंट्स हैं ये कहां सेव हो जाती हैं? सेंट्रल डेटाबेस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? इजी लग रहा है कि टफ? इजी लग रहा है कि टफ? इजी लग रहा है पक्का? अभी तो लग रहा है इजी, है ना? इजी है सब। देखिए अब देखो इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि स्कोर्स पोर्टल में जाएंगे, ये देखो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, स्कोर्स पोर्टल में जाएंगे, वहां पे यूजर रजिस्ट्रेशन यानी आपको रजिस्टर हेयर करके लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है। वैसे ऐसे बड़ी सारी साइट्स में आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सेबी से रिलेटेड नहीं, आपकी जो होती है उटपटांग, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पता है कि लॉग इन करना पड़ता है, फिर आपको अपने डिटेल्स भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। कह रहे हैं फिर उसके बाद सबमिट कर दीजिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लॉग इन करिए स्कोर्स में, जो पासवर्ड आपका होगा उससे आपको लॉग इन करना होगा। फिर अब देखिए जब अपना पूरा डिटेल्स आपने डाल दिए, अब आप अपनी कंप्लेन की डिटेल्स डालिए। कॉज ऑफ इवेंट क्या था, किस दिन ग्रेवियांस, किस दिन से मतलब आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होगा, फिर कैसे हम किसको कौन सी कंपनी को कंप्लेन करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद एक कॉलम बना होगा कंप्लेन डिटेल्स, यानी अगर आप थ्योरेटिकली लिखना चाहते हैं कि हमारी क्या शिकायत है वो लिख सकते हैं। उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद ये बताओ क्या है, देखें आप कितना ऑनलाइन काम करते हैं। कैप्चा, हाँ एक कैप्चा होगा, उसको आपको कैप्चा समझ गए, ऐसा उटपटांग कुछ नंबर और लेटर लिखे होते हैं वो आपको लिखना होता है। फिर आप सबमिट का बटन दबा देंगे और जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपका कंप्लेन रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके आइए, कोई कंप्लेन डालिए, आज आप कंप्लेन डालिएगा सेबी में कि इतना टफ क्यों बनाया है सब्जेक्ट, ठीक है। ये कंप्लेन डाल के आइएगा, फिर बताइएगा एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या हुआ। ओके चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जहां जहां इंपॉर्टेंट मार्क करा रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अच्छा, लिमिटेशंस इन डीलिंग विद कंप्लेन, कह रहे हैं कंप्लेन से डील करने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं। क्या दिक्कतें हैं?
sometimes a complaint is successfully resolved and entity is advised to send reply to the complainant. कह रहे कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है तो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट रिप्लाई भेज दिया जाता है. बट इन सर्टेन केसेस द एंटिटी और कंपनी डिनाइज द रॉन्ग डूइंग. अब क्या हुआ बताओ? कंप्लेनेंट ने कंप्लेन फाइल करी, कंपनी ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है. अब क्या हुआ? कंप्लेन रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई. And it remains unclear as to who is wrong, whether any wrongdoing occurred at all. जरूरी नहीं है हर बार कंपनी ही गलत हो. हम लोग जब कह रहे हैं इन्वेस्टर ग्रेवियंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं आपने इमेज बना ली कि इन्वेस्टर बेचारा मासूम सा है, उसके साथ गलत हो रहा है. ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया था इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने कहा एक काम करते हैं, ये वाला शेयर सर्टिफिकेट छुपा लेते हैं और फिर स्कोर्स में जाके कंप्लेन फाइल करते हैं कि हमको अभी तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती इन्वेस्टर की हो. ओके, तो ये कह रहे हैं कई बार कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई. ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, बताओ ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? हमने अभी बताया था आपको. अगर आप ध्यान से देखें पूरे प्रोसेस में, हमने आपको स्कोर्स का पूरा प्रोसेस समझाया. एक बात बताओ, स्कोर्स कंप्लेन रिजॉल्व कर रहा है या स्कोर्स कंप्लेन सिर्फ कंपनी तक पहुंचा रहा है? सिर्फ कंपनी तक पहुंचा रहा है, रिजॉल्व नहीं कर रहा है. ओके, कह रहे हैं इफ दिस हैपेंस सेबी कैन नॉट एक्ट एज अ जज और आर्बिट्रेटर. कह रहे हैं सेबी जज नहीं है जो फैसला सुना देगा, and force the entity or the company to resolve the complaint. सेबी फोर्स नहीं कर सकता कंपनी को क्योंकि तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी. Further, सेबी cannot act as personal representative of the complainant. सेबी किसी का साइड नहीं ले रहा है. सेबी यहाँ पर सिर्फ एक मीडिएटर है कि भाई तुम अपनी कंप्लेन दो, हम कंप्लेन पहुंचा देंगे, वो जो जवाब देंगे वो हम तुम तक पहुंचा देंगे. सेबी ना ही जज है ना आर्बिट्रेटर है, कुछ नहीं है. ओके, अगले पॉइंट में देखो, फिर वो अग्रीव्ड इन्वेस्टर करे क्या बेचारा? बताइए क्या करे? जो रेमेडीज लॉ में दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये बताओ कंपनीज एक्ट की जो शिकायतें होती हैं वो स्कोर्स में आ सकती हैं? आ सकती हैं. ठीक है, कंपनीज एक्ट से, जैसे अभी हमने आपको शेयर सर्टिफिकेट वाला बल्कि एग्जाम्पल दिया, वो भी कंपनीज एक्ट का ही है. राइट, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हमें कंपनी से थी, कंपनीज एक्ट के अंडर कवर्ड है. हमने सेबी स्कोर्स में ये कहा कि हमको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला, स्कोर्स ने हमारी प्रॉब्लम पहुंचाई कंपनी तक, कंपनी ने डिनाई कर दिया, कंपनी ने कहा हम इनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और स्कोर्स ने वो एक्शन टेकन रिपोर्ट पहुंचा दी इन्वेस्टर तक. ठीक है, अब अगर आप रिकॉल करें या अगर आपने थोड़ा बहुत मॉड्यूल में पढ़ा है तो आपको पता होगा ऐसे केसेस में इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, बल्कि शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है अंडर कंपनीज एक्ट. रेमेडीज आर अवेलेबल अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में रेमेडी है कि भैया आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सेबी यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, सेबी सिर्फ आपकी कंप्लेन को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तक पहुंचा रहा है. और अगर आपकी कंप्लेन तब भी रिड्रेस नहीं हुई तो जिस एक्ट के अंडर आपके साथ गलत हुआ है उस एक्ट में जो रेमेडी प्रोवाइडेड है उस रेमेडी के थ्रू आप अपना रिड्रेसल करा लीजिए. तो देखिए लिखा हुआ है सिक्योरिटीज लॉ एंड अदर लॉ प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स एंड रेमेडीज इफ एन इन्वेस्टर हैज सफर्ड रॉन्ग डूइंग. फोर्थ पॉइंट पढ़िए जरा. और क्या कर सकता है इन्वेस्टर? कोर्ट चला जाए सीधे. ठीक है, तो वो अपने आप से अगर चाहे तो वो कंज्यूमर कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकता है. फाइन, ठीक है. और फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ में लिखा है इट में बी नोटेड दैट एज पर द लॉ ऑफ लिमिटेशन. क्या इस एक्ट का नाम कभी सुना है आपने? लॉ ऑफ लिमिटेशन सुना है? क्या था इस एक्ट के अंडर? टाइम लिमिट्स. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हम कोर्ट में केस फाइल करने जाएंगे तो कोर्ट में केस फाइल करने के सर्टेन टाइम लिमिट्स होते हैं.
वहां आपको लिमिटेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो हमको ये बताओ, कुल मिला के इस हेडिंग में लिखा है लिमिटेशन इन डीलिंग विद कंप्लेंट। तो इस कोर्स के पूरे सिस्टम में लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताइए। कोर्स का पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो कंप्लेन का रिड्रेसल तो कर ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी लिमिटेशन सिर्फ यही है कि वो रिड्रेसल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपकी कंप्लेन की ऑनलाइन मूवमेंट कर रहा है, दैट्स इट। आपकी कंप्लेन टाइमली मैनर में कंपनी तक पहुंच जाए, कंपनी रिप्लाई दे दे, बस यहां तक उसका काम। सेबी या स्कोर्स इज नॉट एक्टिंग एज अ जज। एनी डाउट? आ गया सबको समझ में? ठीक है, ओके। कंप्लेंट्स पढ़िए, 2 लाइनें लिखे हैं चारों। कौन कौन से 4 हैं? सेबी, SCRA, डिपॉजिटरीज एंड कंपनीज एक्ट। आई होप दिस पैराग्राफ इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, स्कोर्स इज एन ऑनलाइन डिस्प्यूट सेटलमेंट या ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियांस प्लेटफॉर्म विद रेफरेंस टू स्कोर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 salient features of score, point number 2 limitations of score, point number 3 matters not considered as complaint, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। आपको अच्छे लगे ना, आपने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात क्या होती है, सारे इजी पार्ट्स हैं और 8 नंबर ऑल टुगेदर कवर हो गए। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है। ओके, और हम जो चैप्टर्स आपको कराएंगे ना, वो इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ही चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आप बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं, इसलिए आई हैव टेकन द थिंग कि अब हम इसी ऑर्डर में जो जो चैप्टर्स आते ही हैं एग्जाम में या बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसी ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनसे आता कुछ नहीं है, वो हम लोग लेटर पार्ट में करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने एग्जाम के करीब आएंगे आपकी टेंशन और बढ़ेगी। अभी आप फिलहाल थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में हैं, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ है ना। आप कहेंगे नहीं बैक नहीं, फ्रंट में ही वही है। बैक ऑफ द माइंड में तो ये चलता है हमारे, फ्रंट में हमारे वो रहता है, बैक में ये जो आप पढ़ाती वो चलता है ना। तो इसलिए वी आर टेकिंग अप ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो स्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैटर्स नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लेंट इन स्कोर। जैसे ही लोगों को पता चला अच्छा कंप्लेन फाइल करने का एक सिस्टम बन गया है, अब लोगों ने अलग अलग तरीके की कंप्लेन फाइल करना शुरू कर दी। एक भाई साहब ने कंप्लेन करी स्कोर्स में कि भाई हमने रिलायंस का शेयर खरीदा था इस उम्मीद में कि इसका प्राइस बढ़ेगा, जब से खरीदा 1 रुपए नहीं बढ़ा। बताओ, कर सकते हैं फाइल? क्या दिक्कत है? इस तरीके की कंप्लेन्स फाइल नहीं होंगी, इनको कंप्लेन नहीं माना जाएगा। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनको कंप्लेन कंसिडर नहीं करेंगे। कंप्लेन नॉट पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट, कह रहे सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड कोई कंप्लेन ही नहीं थी। हमने आपको बताया ना, एक आदमी कंप्लेन फाइल कर दी, पानी नहीं आ रहा है 4 दिन से, नहीं कर सकते। एनोनिमस कंप्लेन, व्हाट इज एन एनोनिमस कंप्लेन? आपने अगर स्कोर्स का पूरा सिस्टम देखा हो तो वो पहले कंप्लेन फाइल करने के पहले भी आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा था। जो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे थे उसमें आप देखिए, सबसे पहले लॉगिन था, फिर कंप्लेन के डिटेल्स थे। और आपको क्या लगता है जब आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या भरना पड़ेगा? अपने डिटेल्स। तो ये कह रहे हैं एनोनिमस कंप्लेन फाइल नहीं हो सकती। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये क्या होता है? विसल ब्लोअर क्या होता था? कॉन्सेप्ट याद है विसल ब्लोअर का? विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कंपनी का कोई भी पर्सन या एनी पर्सन कुछ भी गलत काम होता हुआ देखे तो वो उसकी कंप्लेन फाइल कर सकता है। विसल ब्लोअर्स को अपने डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज एनोनिमस कंप्लेन जिनमें नाम नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। थर्ड, इनकम्प्लीट और अनस्पेसिफिक कंप्लेन। इनकम्प्लीट थी, पूरी डिटेल्स नहीं लिखे या स्पेसिफिक नहीं लिखा, आपने कंप्लेन डाली कि जब से कैपिटल मार्केट में पैसा लगाया बहुत दिक्कतें हो रही हैं, यही कंप्लेन थी। अगर दिक्कत क्या दिक्कत हो रही है?
यही नहीं मेंशन किया प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो वो भी कंप्लेन नहीं मानी जाएगी। एलिगेशंस विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपने बस कंप्लेन फाइल कर दी, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, जबकि अगर आपको याद हो तो हम लोग जो प्रोसेस देख रहे थे उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का एक कॉलम था कि भैया एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं तो लगाइए। जैसे अभी हमने आपको बताया शेयर एप्लीकेशन मनी वाला, तो आप ये डालो कि भैया हमने पेमेंट करी थी, फिर एक डॉक्यूमेंट लगाइए, देखो हमारा अलॉटमेंट लेटर है, लेकिन तब भी हमको शेयर सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ। अगला पढ़िए। सजेशन मांग रहे हैं हम, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। स्कोर सिस्टम था, हमने उसमें एक कंप्लेन डाली, हमने लिखा आप बताइए कौन सा शेयर खरीदा जाए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो सजेशन हो गया भाई। नॉट सेटिस्फाइड, ये देखो यही बताया था हमने, नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। हमने स्कोर में कंप्लेन डाली, हमने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा है, जरा अंबानी तक हमारी बात पहुंचाइएगा, कंपनी सही से चला नहीं रहे हैं, जब से शेयर खरीदा 1 रुपए नहीं बढ़ा है। तो आपको लगता है अंबानी एक्शन टेकन रिपोर्ट में रिप्लाई देंगे कि नहीं, ऐसी कोई भी कंप्लेन हम नहीं फाइल कर सकते हैं कि हम ट्रेडिंग प्राइस से सेटिस्फाइड नहीं है। नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर, कह रहे हैं कोई शेयर अलॉट हुए थे किसी को या ऐसा कुछ हुआ था, कह रहे नॉन लिस्टिंग, वो लिस्ट नहीं कराए कंपनी ने। हम लोग बात कर रहे थे ना लिस्ट, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है उसको लिस्ट कराना पड़ता है। सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑफ द कंप्लेनेंट, इसमें तो सेबी एक्शन लेगा ना अगर लिस्ट नहीं हुए हैं शेयर्स। यहां पर कोई इंडिविजुअल उसकी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। एच पॉइंट देखो पढ़ के, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट अग्रीमेंट विद कंपनी, कंपनी के साथ आपका कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्राइवेट अग्रीमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम स्कोर्स में जा ही तब रहे थे जब 4 एक्ट के अंडर कोई प्रॉब्लम हुई है। कौन से 4 एक्ट थे? सेबी, एससीआरए, डिपॉजिटरी एंड कंपनीज एक्ट। आपका कंपनी के साथ कोई पर्सनल अग्रीमेंट हुआ था, कंपनी ने आपसे कहा था कि भाई हम आपको इतने % रिटर्न देंगे, ठीक है, आपने अग्री किया था कि ठीक है हमको 15% रिटर्न दीजिएगा, अब कंपनी आपको 15% रिटर्न नहीं दे रही है, तो ये आप स्कोर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिटर्न देना वाज नॉट स्पेसिफाइड अंडर एनी एक्ट। तो आपका किसी कंपनी के साथ कोई पर्सनल अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसकी कंप्लेन हम स्कोर्स में फाइल नहीं कर सकते। मैटर इन्वॉल्विंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट कौन से हुए? जाली सिग्नेचर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कहीं कोई फर्जी डॉक्यूमेंट का केस है वो भी हम स्कोर्स में नहीं डाल सकते। कंप्लेंट्स ऑन मैटर नॉट इन सेबीज परव्यू, सेबी के परव्यू में जो मैटर नहीं आता, आपने कंप्लेंट डाली सेबी में कि सच एंड सच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खून कर दिया है, तो आपसे कहा गया अरे सेबी के परव्यू में नहीं है, आपने कहा कैसे नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर तो कंपनी का था। कर सकते हैं ऐसी कोई कंप्लेन, वो सेबी के परव्यू में नहीं। एंड कंप्लेन अबाउट एनी अनरजिस्टर्ड और अनरेगुलेटेड एक्टिविटी, जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं या जो लिस्टेड कंपनी नहीं है या अनरेगुलेटेड एक्टिविटी हैं जिनका सेबी से कोई लेना देना नहीं है, उन कंपनीज या उन एसोसिएशंस की कोई भी कंप्लेन कोर्ट्स में फाइल नहीं की जा सकती। एनी कंफ्यूजन? पक्का? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। अब आप सोच रहे हैं सब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्या मैम 100 नंबर का पेपर इसी चैप्टर से बन जाएगा? मनाइए ऐसा ही हो जाए, 100 का नहीं तो 20-25 नंबर का तो आ ही जाए। अब टॉपिक क्या है? कंप्लेन अगेंस्ट विच टाइप ऑफ कंपनीज कैन नॉट बी डेल्ट ऑन स्कोर। यही टॉपिक तो अभी पुराना वाला भी था, अभी इसके पहले भी तो यही टॉपिक था कि कौन कौन सी कंप्लेन नहीं फाइल कर सकते। फर्क समझ आ रहा है? वो मैटर्स थे और ये कंपनीज हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में, आंखें खोल के। मैटर्स पूछ रहे हैं कि कंपनी पूछ रहे हैं। अगर आपने सिर्फ इतना देखा कैन नॉट बी डेल्ट इन स्कोर्स, क्वेश्चन आया आपका ध्यान सिर्फ इतने पे गया कैन नॉट बी डेल्ट, तो कैन नॉट बी डेल्ट के मैटर्स भी हैं, कैन नॉट बी डेल्ट की कंपनीज भी हैं। तो बहुत ध्यान से एग्जाम में देखिएगा कि वो मैटर्स पूछ रहे हैं कि वो कंपनीज पूछ रहे हैं। यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सी कंपनीज हैं जिन कंपनीज के खिलाफ हम स्कोर्स में केस नहीं कर सकते। कंप्लेन अगेंस्ट द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी डेल्ट थ्रू स्कोर्स even though the complaint may be against a listed entity or intermediary. 4 points हैं इसके। फर्स्ट, complain against the companies which are unlisted or delisted.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिस्टेड एंड डीलिस्टेड? अच्छा बताओ, एक ऐसी कंपनी जो कभी लिस्ट ही नहीं हुई, एक ऐसी कंपनी जो लिस्ट हुई थी फिर उसको हटा दिया गया। आपको पता है ये भी एक सिस्टम है, जैसे हमने आपको बताया जब भी कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू करती है तो उसको लिस्ट कराया जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज लिस्टिंग। और हमने आपको ये भी बताया था कि लिस्ट होने की कुछ शर्तें होती हैं कि भाई अगर तुमको मेरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है तो तुमको मेरी एडिशनल शर्तें माननी पड़ेगी। अगर वो कंपनी लिस्टिंग की शर्तों को नहीं मानती है तो सेबी उसको डी लिस्ट कर देती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर देती है। और स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव करना यानी डीलिस्ट करने की भी सेबी की रेगुलेशंस है, और आपके में चैप्टर है पूरा। सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशन भी है, सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन भी है। ओके, तो जब कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है दैट इज लिस्टिंग। अगर गलत काम करने की वजह से उसको स्टॉक एक्सचेंज से हटाया जा रहा है दैट इज व्हाट इज नोन एज डीलिस्टिंग। तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, अगर हमने उसको स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया तो क्या नहीं हो सकता? उसके शेयर्स की उस स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ओके, तो जिन कंपनीज जो लिस्टेड ही नहीं है या जो डी लिस्टेड है उन कंपनीज को सेबी इस प्लेटफॉर्म में एंटरटेन नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? कंप्लेन अगेंस्ट अ सिक कंपनी or a company where moratorium order is passed in winding up or insolvency proceeding। क्या क्या शब्द आ रहे हैं, ये शब्द क्या क्या याद दिला रहे हैं आप लोग को? कंप्लेन्स अगेंस्ट अ सिक कंपनी, पहले बताओ सिक कंपनी कौन सी कंपनी हुई? सिक कंपनी मतलब बीमार है, जो लॉस में जा रही है, जिसका नेटवर्थ खत्म हो गया है, वो सिक कंपनीज होती हैं, ठीक है। और वो कंपनीज जो सिक हो जाती हैं या जो इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही होती हैं, उनका पूरा का पूरा मैटर कहाँ डील किया जाता है? आईबीसी में। इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो वो कंपनी जो आईबीसी में डील हो रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के हिसाब से डील हो रही हैं, उनकी कंप्लेन अब सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म में एंटरटेन नहीं की जाएगी। So complain against a sick company or company where a moratorium order is passed. What was moratorium? Stay order. आपको याद होगा जब इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू होता था, ठीक है, जैसे ही प्रोसेस शुरू होता था एक स्टे लगा दिया जाता था, मोरेटोरियम कहते थे उसको। स्टे लगा दिया जाता था कि जब तक इस कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर चल रहा है तब तक इस कंपनी के खिलाफ कोई भी केस, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी कंप्लेन एंटरटेन नहीं की जाए। तो वो कंपनीज जो सिक हैं या वो कंपनीज जिनका ये स्टे पीरियड चल रहा है, मॉरिटोरियम पीरियड चल रहा है, उनकी कंप्लेन्स स्कोर्स में एंटरटेन नहीं की जाए। दो हो गए। फर्स्ट कौन सा था? जो अनलिस्टेड है या डी लिस्टेड है। सेकेंड कौन सा था? जो सिक कंपनीज हैं या जिनका मॉरिटोरियम ऑर्डर इशू हो चुका है। थर्ड, complain against the companies where the name of the company is struck off from the register of company। फिर कुछ याद आया आपको? स्ट्राइक ऑफ याद आया? स्ट्राइक ऑफ कुछ कंपनीज होती थी जिनका नाम रजिस्ट्रार अपनी रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर देता था, हटा देता था। अगर वो कंपनीज जिनका नाम ही रजिस्टर से हटा दिया गया है, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की नजरों में वो कंपनी ही नहीं है, क्या उनकी कंप्लेंट कोर्स में आ सकती है? नो। और उसी के साथ एक वर्ड लिखा है वैनिशिंग कंपनी। ये कौन सी कंपनी हुई? या सस्पेंडेड कंपनीज या कंपनीज अंडर लिक्विडेट। वैनिशिंग कंपनी समझ गए? जो भाग जाती हैं, पैसा लेके भाग गई, ठीक है। सस्पेंडेड कंपनी, टेम्पररली उस कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, उस कंपनी के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया कि भाई ये वैनिशिंग कंपनी है या फिर सस्पेंडेड कंपनी है या ये लिक्विडेशन में है या ये कंपनी, इस कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है। तो जब कंपनीज एक्ट ही उस कंपनी को कंपनी नहीं मान रहा है तो उसकी कंप्लेंट्स कोर्ट्स कैसे एंटरटेन कर सकता है? ओके। एंड फोर्थ, ये अच्छा पॉइंट है, कंप्लेंट्स दैट आर सब जुडिस, दैट इज रिलेटिंग टू केसेस विच आर अंडर कंसिडरेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। फिर कुछ याद आया? अरे बाप रे, क्या क्या याद आ रहा है। सब जुडिस क्या होता था? पूरा नाम क्या था इसका?
रेस सब ज्यूडिस। रेस सब ज्यूडिस एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसमें ये लिखा था कि अगर एक कोर्ट में एक मैटर चल रहा है तो उसके पेंडेंसी के ड्यूरेशन में हम किसी दूसरे कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो यहां पर भी ये लिखा है, अगर आपने, आप सोच के देखिए, किसी कोर्ट में आपने किसी कंपनी की कंप्लेन ऑलरेडी कर रखी है, तो अगर वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, उसके पेंडेंसी के ड्यूरेशन में हम स्कोर्स प्लेटफॉर्म में दोबारा उसकी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। ओके, तो 4 तरीके की कंपनीज हैं जिनको हम स्कोर्स में, जिनकी कंप्लेन हम स्कोर्स में फाइल नहीं कर सकते। वो 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं? अनलिस्टेड या डीलिस्टेड, सेकेंड सिक कंपनीज, या फिर जिनका मॉनिटोरियम ऑर्डर पास हुआ हो, थर्ड वैनिशिंग कंपनी, स्ट्राइक ऑफ कंपनी, सस्पेंडेड कंपनीज, एंड फोर्थ सब ज्यूडिस। याद रहेगा सब ज्यूडिस, अभी तो बोल दिया सब ज्यूडिस, जिनका कोई कंप्लेन ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है, वैसे तो डायरेक्ट ही आता है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि सच एंड सच कंपनी वाज डीलिस्टेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या सच एंड सच कंपनी वाज अ वैनिशिंग कंपनी। ओके, a complaint, one of the investors filed a complaint against such company in the scores platform। अब बताइए ये सही हुआ या गलत हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? सच एंड सच कंपनी वाज अ वैनिशिंग कंपनी, इन्वेस्टर, एन अग्रीव्ड इन्वेस्टर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी इन द स्कोर्स प्लेटफॉर्म। स्कोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कंप्लेन एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो दोनों तरह से याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो पूछेंगे कौन कौन सी कंपनीज है जिनकी कंप्लेन नहीं ले सकते, और अगर केस स्टडी बेस्ड आएगा तो वो कोई भी एक कंपनी पिकअप कर लेंगे। ABC Limited was a company whose name was struck off from the register of members. One of the investors, one of the shareholders of the company filed a complaint against the company in the sports platform. No action taken report was being received by the investor. बताइए क्वेश्चन समझ में आया? वो इन्वेस्टर ने जो कंप्लेन करी थी वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? नहीं है जस्टिफाइड, क्योंकि वो कंपनी कौन सी कंपनी थी? स्ट्राइक ऑफ कंपनी। ठीक है, याद रहेगा पक्का? कंप्लेन्स अगेंस्ट कंपनीज फॉलिंग, मार्क कर लीजिए इसको, कंप्लेन अगेंस्ट कंपनी फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड, CCI। ये क्या होता है? ये कैसे पता आपको? इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से एक्ट की बात हो रही है? कॉम्पिटिशन एक्ट, एक्सेट्रा, और अंडर द परव्यू ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा। यानी बेसिकली यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी इनकम्प्लीट लाइन है, बट यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, CCI है या कुछ है, इनकी कंप्लेन्स भी अगर आप चाहें, एक्ट तो वो 4 लग रहे थे, लेकिन यहाँ ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनीज की कंप्लेन हम लोग कहाँ करेंगे? RBI में। इंश्योरेंस कंपनीज की कंप्लेन हम कहाँ करेंगे? IRDA में। ठीक है, अगर हमें किसी कंपनी के मर्जर, अमेलगमेशन या कंपटीशन से रिलेटेड कंप्लेन करनी है तो हम कहाँ करेंगे? CCI। यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया सबको? पक्का? एक बार पेजेस टर्न करके देख लीजिए क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, और किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या अभी तक ऑम्बड्समैन शुरू हुआ? अभी तक ऑम्बड्समैन से रिलेटेड कुछ भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस रेगुलेशन का नाम क्या है? सेबी ऑम्बड्समैन रेगुलेशन। अभी आप पेजेस टर्न करके देखोगे तो ऑम्बड्समैन शुरू होगा। अभी हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्या नाम है उस टॉपिक का? स्कोर्स। ठीक है, फाइन, चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। टाइम लाइन फॉर लॉजिंग कंप्लेन ऑन स्कोर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। ओके, रिवाइज हो जाएगा इतना, जितना जितना रोज पढ़ते हो उतना घर पे जाके पढ़ते हैं एक बार, पक्का? ठीक है, चलिए, थैंक यू।